गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट्स, पहले से ही वैज्ञानिकों में वैज्ञानिक विकास की प्रक्रिया के दौरान जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने था वो था कि जीवन का उद्भव किस तरीके से हुआ है। काफी सारे लोग, जिनमें वैज्ञानिक भी शामिल थे, बहुत मजबूती से ये मानते थे कि जीवन का उद्भव स्वतः हुआ है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ है उसका, और जीवन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नॉन लिविंग मैटर से जन्म उनका हुआ है। ऐसा मानने वालों में अरिस्टोटल भी शामिल थे। अरिस्टोटल का मानना था कि जो कुछ सिंपलर इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली अराइज हो सकते हैं। ये विचार बहुत लंबे समय तक प्रिवेल किया और इस विचार को सबसे पहले फ्रांचेस्को रेडी ने चैलेंज किया। रेडी ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए डिकेइंग मीट पे और उसकी स्पॉन्टेनियसली मैगट प्रोड्यूस करने की क्षमता के बारे में। इस तरह के एक्सपेरिमेंट ने रेडी ने डिकेइंग मीट को 3 कंटेनर में रखा। एक कंटेनर टोटली अनकवर्ड था, दूसरे कंटेनर को उन्होंने पेपर से कवर किया और तीसरे कंटेनर के ऊपर उन्होंने फाइन बारीक जाली लगाई ताकि मक्खियां न आ सकें। उन्होंने देखा कि पहले कंटेनर में मक्खियों ने मीट पे अंडे दिए और वहां से मैगट डेवलप हो गए, जबकि बाकी 2 कंटेनर में जिसपे कागज लगा हुआ था और जिसपे फाइन जाली लगी हुई थी उसमें मैगट स्पॉन्टेनियसली डेवलप नहीं हुए। हालांकि उन्होंने देखा कि जहां जाली लगी हुई थी उस कंटेनर पे काफी सारी फ्लाइज अट्रैक्ट हुई और उन्होंने उस जाली के ऊपर ही अंडे दे दिए, जिसके कारण मैगट पनप गए। तो उन्होंने कहा कि डिकेइंग मीट पर मैगट का बनना स्पॉन्टेनियस प्रक्रिया नहीं है, ये फ्लाई के एग्स के कारण, मक्खी के अंडों के कारण हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था उसको चैलेंज किया। ल्यूवेनहॉक ने जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज की, जो कि अभी तक अनजानी दुनिया थी, तो अगेन ये कंट्रोवर्सी फिर से पैदा हो गई। कई लोगों ने मानना शुरू किया, कई लोगों ने ये प्रस्तावित भी किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ही पैदा होते हैं। हो सकता है बड़े एनिमल, बड़े ऑर्गेनिज्म नहीं हो। उन्होंने ध्यान दिलाया कि जो बॉइल्ड एक्सट्रैक्ट ऑफ मीट है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकते हैं अगर उसे कुछ दिन छोड़ दिया जाए। सबसे पहले अगर हम ये बात करें, 1748 में जॉन नीडम ने अपने एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किए जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के
समर्थन में थे। उन्होंने मटन का ब्रोथ बॉईल किया और फ्लास्क को अच्छी तरीके से स्टॉप कर दिया, स्टॉपर लगा करके बंद कर दिया। उन्होंने देखा कि कई सारे फ्लास्क क्लाउडी हो चुके हैं और उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो चुके हैं। तो उन्होंने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर वाइटल फोर्स होती है जो नॉन लिविंग मैटर में प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ डाल सकती है। तो इनका ये मानना था कि जो नॉन लिविंग मैटर है उससे लाइफ डेवलप हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में वाइटल फोर्स मौजूद होती है। कुछ साल बाद लेज़ेरो स्प्लेंजानी ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक्चुअली नीडम के एक्सपेरिमेंट की डिजाइन का कुछ इम्प्रूवमेंट था। उन्होंने वाटर और सीड लेकर के ग्लास फ्लास्क को पहले सील किया। इन्होंने देखा कि अगर सील्ड फ्लास्क बॉइलिंग वाटर में करीब 45 मिनट रख दिया जाता है तो उसमें किसी की प्रकार की ग्रोथ नहीं होती जब तक कि वो फ्लास्क सील्ड है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो एयर है उसमें जर्म्स हो सकते हैं जिसके कारण कल्चर में ग्रोथ होती है। लेकिन उन्होंने जो मुख्य कमेंट किया वो ये था कि जो बाहरी वायु है, एक्सटर्नल एयर है, वो मीडियम में मौजूद एनिमल की ग्रोथ के लिए, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। तो एक तरीके से इन्होंने ये माना कि वहां पर स्पॉन्टेनियस ग्रोथ हो सकती है, लेकिन उसके लिए एयर आवश्यक है। और जो हीटिंग की प्रोसेस है उसने अंदर की एयर में जो लाइफ को सपोर्ट करने की एबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद थियोडोर स्वान ने 1810 से 1882 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट डिजाइन में थोड़ा बदलाव ये किया कि उन्होंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, स्टेराइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वाले फ्लास्क में एयर को आने दिया, लेकिन ये एयर एक रेड हॉट ट्यूब से आ रही थी और उन्होंने देखा कि जो फ्लास्क है वो स्टेराइल बना रहता है। इसके बाद जॉर्ज फ्रेडरिक श्रोडर और थियोडोर वॉन डश ने एक्सपेरिमेंट किया जो लगभग इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन उन्होंने हीट करने की बजाय, जिस पर सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि हीटिंग के माध्यम से एबिलिटी खत्म हो जाती है, तो इन्होंने उसे हीट करने की बजाय एयर को एक स्टेराइल कॉटन वूल से पास होने दिया और इन्होंने ये पाया कि अभी भी मीडियम जो है वो स्टेराइल ही रहता है। इन सब के बावजूद, इतना एविडेंसेस के बावजूद भी फेलिक्स पोशेट ने 1859 में अगेन ये क्लेम किया कि बिना एयर कंटामिनेशन के भी स्टेराइल मीडियम में माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। तो इस क्लेम के बाद लुईस पाश्चर ने इस मैटर को सेटल करने की ठानी और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने सबसे पहले पाया कि अगर एयर को हम कॉटन से पास होने दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कॉटन कुछ ऑब्जेक्ट्स को
ट्रैप कर लेती है, जो प्लांट स्पोर जैसे दिखाई देते हैं। और अगर इस कॉटन के पीस को न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखा जाए तो वहां माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया वो था कि इन्होंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को फ्लास्क में रखा, उसे हीट किया और उस नेक को उसकी हीट किया और नेक को उन्होंने अलग अलग तरह के कर्व में ढाला। उन्होंने इस नेक की जो ओपनिंग है उसे ओपन ही रखा। इन्होंने देखा कि अगर हम न्यूट्रिएंट जो ब्रोथ है, सॉल्यूशन है, उसको बॉईल कर देते हैं, उसको ठंडा होने देते हैं और ऐसी स्थिति में अगर ये न्यूट्रिएंट जो सॉल्यूशन है वो एयर के लिए एक्सपोज रहता भी है तो भी ऐसी स्थिति में ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि डस्ट और जर्म्स जो हैं वो कर्व्ड नेक की वॉल पर ट्रैप हो जाते हैं और यदि उस नेक को तोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ग्रोथ तुरंत ही पैदा हो सकती है। तो इस तरीके से 1861 में उन्होंने इस जो कंट्रोवर्सी चली आ रही थी उसको रिजॉल्व किया। इसी के सपोर्ट में जॉन टिंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1877 में और इन्होंने ये बताया कि डस्ट जो है उसमें जर्म्स मौजूद हैं और अगर डस्ट एब्सेंट है तो ग्रोथ स्टेराइल ही रहेगा, इवन वो अगर एयर से डायरेक्टली एक्सपोज हो। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान ही उन्होंने ये भी एविडेंस जताए कि कुछ एक्सेप्शनली हीट रेजिस्टेंट फॉर्म होती हैं बैक्टीरिया की। स्वतंत्र रूप से काम करते हुए फर्डिनांड कॉन ने हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इंडोस्पोर्स को भी डिस्कवर किया और इस प्रकार से स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने इन सभी ने इसको डिस्प्रूव किया। इसमें सबसे बड़ा अगर हम योगदान देखें तो वो लुईस पास्चर का है, जिनके कारण से ये पूरी थ्योरी सेटल डाउन हुई और रिजेक्ट हुई। थैंक्स।